नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत जैसा आप सभी जानते हैं, अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं और अब राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। बलोदी जी की पुस्तक के हमने 11 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 12वीं क्लास यहां पे कवर करेंगे। हम इस सीरीज में पूरी किताब को सीरियल वाइज एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख रहे हैं। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड की मिट्टियों से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे जो आपको बलोदी जी की पुस्तक में दिए गए हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में वह जो उच्चस्थ हिमानी हिमघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वनस्पति लगभग यानी प्रायः नगण्य होती है। यानी ऊंचे इलाकों में, उच्चस्थ हिमघर्षण वाले इलाकों में, ग्लेशियर्स वाले इलाकों में हमें किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है? यह मिट्टी है आपकी पर्वतीय छिछली मिट्टी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सवाल आपके पास आता है कि उत्तराखंड के जो शुष्क इलाके हैं, जो शीतल इलाके हैं यानी ठंडे इलाके हैं, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? ये वाली पर्वतीय छिछली मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी काफी ज्यादा अपरिपक्व मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ऊंचे ऊंचे इलाके जो ग्लेशियर वाले इलाके, और जाहिर सी बात है अगर ग्लेशियर्स वाले इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, तो वर्षा वहां पर कम होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो पर्वतीय छिछली मिट्टी है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऊंचे इलाकों में, ग्लेशियर्स वाले में, और जहां पर वर्षा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चारागाह मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड के अंदर जो चारागाह मैदान होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, जिनको बुग्याल कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यह है, बुग्यालों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वहां पर एल्पाइन चारागाह मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ये एल्पाइन चारागाह मिट्टी होती है ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन यह क्षारीय होती है, यानी ये अम्लीय नहीं होती है, क्षारीय होती है, और कार्बनिक जो तत्व होते हैं उनकी प्रचुरता इसमें पाई जाती है। अगला, चारागाह मैदानों की मृदा होती है। तो कैसे होती है चारागाह मैदानों की मृदा? इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एल्पाइन चारागाह मृदा। ठीक है, वही नाम है, सिंपल सा नाम है। यह मिट्टी आपकी हल्की सी क्षारीय होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हिमालय के दक्षिणवर्ती पर्वतमालाओं में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट और अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से बनी होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी है जो अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से मिलकर बनी होती है? हिमालय की दक्षिणवर्ती पर्वतमालाओं में पाई जाती है। यह मिट्टी है आपकी भूरी लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो ये इस प्रकार की मिट्टी होती है, भूरी लाल पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी आपके बलुआ पत्थर, स्लेट और अभ्रक युक्त जो स्लेटी बलुआ पत्थर होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो हिमालय के दक्षिणवर्ती पर्वत क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हीं इलाकों में, इसी प्रकार की मिट्टी में हमें चीड़ के वृक्ष प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। ये काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इसमें जल संचय करने की शक्ति भी काफी ज्यादा होती है, यानी नमी ग्रहण की क्षमता इसकी काफी ज्यादा अच्छी होती है। उपजाऊ भी ये मिट्टी होती है। सवाल बनेगा, भूरी लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो आप कहेंगे चूना, बलुआ पत्थर आदि इन चट्टानों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद प्रदेश करना एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमयी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर हिमालय का जो पाद प्रदेश है, यानी हिमालय की जो तलहटी वाला इलाका है, वहां पर हमें बलुई छिद्रमयी मिट्टी देखने को मिलती है और इस प्रकार की मिट्टी को टर्शियरी मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सवाल आएगा आपके पास, शिवालिक पहाड़ियों में, हिमालय की तलहटी में किस प्रकार की मिट्टी हमें मिलती है? तो आप कहेंगे टर्सरी मिट्टी। किस तरह की होती है? तो यह एक छिद्रमय प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है,
इसका विस्तार आपके तराई भाबर और जो मैदानी इलाके हैं हमारे उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, वहां तक ये मिट्टी पाई जाती है। तो टर्सरी मिट्टी के बारे में भी आपने ध्यान रखना है, ये कहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी भाग के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। हमने बात करी थी जब भारत की मिट्टी को भी कवर किया था भूगोल वाली सीरीज में, कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक कहते हैं बांगर और एक कहा जाता है खादर। ठीक है, जो बांगर है इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जो खादर है इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वहां पर हर साल नई मिट्टी आती है, उस नई मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर कहा जाता है। आपको पूछा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, तो आप कहेंगे खादर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और जहां पर जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, यानी जो गैर बाढ़ वाले इलाके होते हैं वहां की मिट्टी वैसे ही बनी रहती है, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम है बांगर। तो सवाल आएगा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी, तो आप कहेंगे बांगर, और बाढ़ ग्रस्त वाले क्षेत्रों में आप कहेंगे खादर। ठीक है, ये किसके प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियों के निचली ढालों पर मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो शिवालिक पहाड़ियों के निचले इलाकों में जो हमें मिट्टी मिलती है वो दोमट मिट्टी मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लघु हिमालय शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो दून घाटी आपकी पाई जाती हैं, जो चौरस घाटियां पाई जाती हैं, वहां पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है शिवालिक की पहाड़ियों के निचले इलाकों में दून घाटी में किस प्रकार की मिट्टी है, दोमट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड में क्वार्ट्ज मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तराखंड के अंदर क्वार्ट्ज मृदा कहां हमें देखने को मिलती है, यह मिट्टी हमें नैनीताल में, और अगर पर्टिकुलर की बात करेंगे तो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्वार्ट्ज मृदा और ज्वालामुखी मृदा, ये दोनों की दोनों कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आपको नैनीताल के भीमताल वाले इलाके में देखने को मिलती है। अगला, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ऑप्शन डी, भीमताल वाले इलाकों में। पहाड़ों की ढाल एवं पर्वतों के किनारे पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो पर्वतों के किनारों पर जो हमें मिट्टी देखने को मिलती है वह किस प्रकार की मिट्टी होती है। पर्वतों के किनारे या पहाड़ियों के किनारे हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो पर्वतीय नहीं, उप पर्वतीय मिट्टी के बारे में पूछा है। जो उप पर्वतीय मिट्टी होती है उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां पर आपके जो पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ होते हैं, देवदार के, चीड़ के, स्प्रूस के, ये सारे पेड़ हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है उन इलाकों में ज्यादा पेड़ होंगे, वहीं पर आपकी उप पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म काफी ज्यादा होता है, कार्बनिक और नाइट्रोजन जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता भी है कि पर्वतीय ढालों पर जो अलग अलग प्रकार के हमें पेड़ देखने को मिलते हैं, देवदार के, स्प्रूस के, ब्लू पाइन के, चीड़ के, वो किस प्रकार की मृदा में हैं, तो आप कहेंगे उप पर्वतीय मृदा। इसका जो रंग होता है ये लाल भूरा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी धान और गन्ने की पैदावार के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, यह मानी जाती है तराई मिट्टी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो तराई मिट्टी होती है राज्य के दक्षिणी इलाके में, जो मैदानी इलाके हैं वहीं पर ज्यादा आप देखने को मिलती है। यहां पर आपके गन्ने, धान, इनकी फसल इस मिट्टी पर काफी अच्छी होती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो तत्व होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। सुमेलित करना है यहां पर कि कौन सा वाला सही है। भाबर मृदा क्या कंकर पत्थर युक्त होती है, पहला आपका सही है। तराई मिट्टी महीन कणों के निक्षेप से बनी होती है, यह सही है। उच्च मैदानी मृदा क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है, यह वाला कथन भी आपका सही है। तीनों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सिंचाई सुविधा के आधार पे राज्य में भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है।
लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भूमि को इस्तेमाल यानी प्रयोग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया था, घरीय भूमि, बुनीय भूमि और बिचलीय भूमि। अब पूछा है सिंचाई सुविधा के अनुसार या उसके आधार पे भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? सिंचाई के अनुसार भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है आपका तलाऊ भूमि। यहां से सवाल बना था पेपर में। तलाऊ भूमि वो होती है या उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होती है वो यही तलाऊ होती है। तलाऊ के बाद आती है दूसरी जो कैटेगरी है वो उपराऊ है। यहां पर सिंचाई की व्यवस्था काफी कम होती है, इसकी तुलना में बहुत कम यहां पर होती है। उपराऊ को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक होती है उपराऊ अव्वल और एक होती है उपराऊ दोयम। जो उपराऊ अव्वल होती है उसमें थोड़ी बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होती है, लेकिन उपराऊ दोयम में बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो तलाऊ में सबसे अच्छी होती है, उपराऊ में थोड़ी बहुत यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। उपराऊ भूमि को असिंचित भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो निचले इलाके होते हैं बेसिकली जहां पर नदियों का पानी, झीलों का पानी आसानी से पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तो निचले इलाकों में मिलती है तलाऊ भूमि। और जो थोड़े से उथले इलाके होते हैं, ऊंचे इलाके होते हैं, वहां पर आपकी उपराऊ। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है उसे कहा जाता है इजरान या जिसे कंटील भी कहते हैं। वनों के बीच में या वनों के साथ लगी हुई भूमि होती है, काफी अपरिपक्व भूमि होती है, पथरीली भूमि होती है, इसी को कहते हैं इजरान। ठीक है, इसे इजरान, ईजर या कटिल भूमि के नाम से भी जाना जाता है। वह भूमि जो खेती योग्य नहीं है। ठीक है, तो वनों से लगी हुई पथरीली अपरिपक्व भूमि को क्या कहते हैं? इजरान कहते हैं। वह भूमि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध है या वह भूमि जो राज्य के ऊंचे इलाकों में पाई जाती है उसे उपराऊ कहते हैं, और वह भूमि जो निचले इलाकों में है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है उसे तलाऊ कहते हैं। ठीक है, सिंचाई के आधार पे उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में यहां पर भूमि के नाम दिए हैं तलाऊ, उपराऊ और इजरान। अभी हमने तीनों की परिभाषा को देख लिया। तलाऊ भूमि कहां होगी? यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2। दूसरी है उपराऊ भूमि। उपराऊ भूमि कहां मिलती है? यह एक असिंचित भूमि है जो ऊपरी भागों में मिलती है, यानी 2 का आंसर हो जाएगा 3। इजरान क्या होती है? वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व भूमि, यानी कि 1। तो 2, 3, 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में किसे एल्पाइन चारागाह मृदा के नाम से जाना जाता है? तो एल्पाइन चारागाह मृदा, इसको हमने ऊपर देखा था कि चारागाह क्षेत्रों में जो बुग्याल होते हैं वहां पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है, घास के मैदानों में देखने को मिलती है। हल्की सी क्षारीय मिट्टी होती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसी मिट्टी को उच्च मैदानी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने ऊपर एक सवाल भी देखा था कि उच्च मैदानी मृदा कैसी होती है? क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा था। तो वो आपकी कौन सी मिट्टी है? वही बुग्यालों की मिट्टी। ठीक है, उसे उच्च मैदानी मिट्टी भी कहा जाता है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो हमारे घास के मैदान होते हैं वहां पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। नमी इसमें थोड़ी कम होती है, क्षारीय होती है और कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है। उच्च पर्वतीय मृदा होती है, ये घास के मैदानों के निचले इलाकों में पाई जाती है जहां पर हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। इसमें जीवाश्म ज्यादा होता है और इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा अथवा पीला। पीले को भी साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाली मृदा तथा, इसको तथा करना, उनके स्थान को यहां पर सुमेलित करना है। क्वार्ट्ज मृदा कहां पर देखने को मिलती है? क्वार्ट्ज मृदा हमें नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में मिलती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1। दोमट मिट्टी कहां पर देखने को मिलती है? अब आप आसानी से बताएंगे, दून घाटी पर। तो इसके बाद दूसरे का हो जाएगा 4। लाल मिट्टी कहां मिलती है? पहाड़ों की ढालों पर और पर्वतों के किनारों पर, यानी तीसरे का हो जाएगा 3। और उच्च मैदानी मृदा 4000 से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों में, यानी कि 2। तो 1, 4, 3, 2 इसका सही आंसर है। अब आपको सारी मिट्टियां याद हो गई होंगी कौन सी मिट्टी कहां पर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयी क्षेत्रों में उच्च मृदा पेटी पाई जाती है।
देखिए एक छोटा सा सेगमेंट यहां पर दिया था, बहुत कम चांस है कि इतना डीप में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बलूदी जी की पुस्तक से कई बार जो लाइनें वहां पर लिखी हैं एज इट इज उठाकर एग्जाम में वो क्वेश्चन बने हैं। तो उस सेगमेंट से भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। इसमें उत्तराखंड में या हिमालयी क्षेत्रों में मृदा पेटियों के बारे में बात की गई है कि राज्य के अंदर अलग अलग कारणों से, जो भूगर्भिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं, हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी देखने को मिलती है। इस वजह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग मृदा पेटियां, मिट्टी पेटियों का निर्माण यहां पर हुआ है, जिनकी सीमा ज्ञात करना कि कौन सी मिट्टी पेटी कहां से कहां तक है बहुत सारा मुश्किल काम है। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर SP राय चौधरी, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। उन्हीं के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में जो उच्च मृदा पेटी है ये आपके 1517 से लेकर के 2123 मीटर तक पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 0 से 910 मीटर तक निम्न मृदा पेटी पाई जाती है। 910 से 1517 तक मध्य मृदा पेटी, इसमें उच्च और इसके अंदर उच्चस्थ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी किस ऊंचाई पर कितने प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। हम अब अगले अध्याय वन संपदा, वन औषधियों वाले चैप्टर में एंटर इस क्वेश्चन के साथ कर गए हैं। तो चलिए लगाते हैं ऊंचाई के क्रम में वनों का प्रतिशत। देखिए 300 से लेकर 600 मीटर के बीच में किस प्रकार के या कितने प्रतिशत वन उत्तराखंड में मिलते हैं। पहले इसका एक छोटा सा वर्गीकरण यहां पर देख लेते हैं। देखिए 300 मीटर के नीचे उत्तराखंड में 12.8% वन देखने को मिलते हैं। 300 से लेकर के 600 के बीच में 12.3% वन हमें मिलते हैं। 600 से लेकर के 1200 के बीच में 16.3 है। 1200 से लेकर 1800 के बीच में ये 22.3 हो जाता है। और सबसे ज्यादा होता है 1800 से लेकर 3000 के बीच में लगभग 28.8%। और 3000 मीटर के ऊपर जो होता है ये मात्र 7.5% रह जाता है। आपको पूछा है 300 से 600 मीटर के बीच में, तो 300 से 600 मीटर के बीच में होता है 12.3%, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 600 से 1200 के बीच में कितना होता है, 16.3, ये रहा 16.3, यानी दूसरे का आंसर 1 हो जाएगा। 1200 से 1800 के बीच में 22.3 है, यानी ये रहा, तीसरे का आंसर 2 हो जाएगा। और 3000 से ऊपर कितनी होती है, 7.5%, यानी चौथे का आंसर 4 हो जाएगा। तो आपका ग्रुप यहां पर बन गया 3 1 2 4, इसका सही उत्तर है। कहां पर है हमारा 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका ये रहा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए अभी तक उत्तराखंड में वनों का ऊंचाई के अनुसार यही प्रतिशत आपका चलता है। जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, अभी तक 17वीं वन रिपोर्ट ही चल रही है 2022 की, 18वीं नहीं आई है। उसमें वनों का ऊंचाई के अनुसार जो प्रतिशत है वो अलग पैरामीटर्स में दिया गया है। उसमें आपको दिया है 0 से लेकर के 500 मीटर तक 11% वन पाए जाते हैं। 500 से लेकर के 1000 मीटर तक 16% वन है। 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक 41% वन है। 2000 से लेकर के 3000 तक 23% वन हमें देखने को मिलते हैं। 3000 से लेकर के 4000 तक हमें 6% मिलते हैं। यह वर्गीकरण भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और 4000 के ऊपर 3% वन, ठीक है। तो दोनों वर्गीकरणों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नदी बेसिनों में किसमें कुल क्षेत्रफल में 1% सर्वाधिक है। देखिए सबसे लंबी नदी नहीं पूछी है, नदी क्षेत्र का बेसिन भी नहीं पूछा है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा नदी बेसिन किसका है, वो काली नदी का है, लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे लंबी नदी भी काली है, ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल आपके पास ये बना हुआ है किसमें वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार, उनके क्षेत्रफल के अनुसार ज्यादा है। यानी जो उनका नदी बेसिन क्षेत्र है, उनके नदी बेसिन क्षेत्र में जैसे काली नदी का 11,000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसके कितने प्रतिशत पर वन है वो आपने बताना है। सबसे ज्यादा जो 1% है जिसके नदी बेसिन में, उस नदी का नाम है टोंस नदी बेसिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। टोंस नदी का जो बेसिन बनता है वो 2390 वर्ग किलोमीटर का है और इसके 76% क्षेत्र में आपको वन देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कोसी नदी आती है जिसके 69% नदी बेसिन में वन देखने को मिलेंगे।
तीसरे नंबर पे आती है यमुना 56% के साथ। ये टॉप 3 नदियां हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रमुख नदियों में सबसे कम अलकनंदा का है 32%, फिर भागीरथी है 34%, ठीक है। काली का लगभग 45% के आसपास है। तो नदी बेसिन और उस पर 1% कितना है वो आपको पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन बनते हैं, नदियों की लंबाई, नदियों के बेसिन क्षेत्र की लंबाई और उस नदी बेसिन में वनों का प्रतिशत। तो उसको भी आपने देखना है, आगे हम इसे और ज्यादा डिटेल में अगली क्लासेस में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और क्वेश्चन को यहां पे कवर किया। बलूदी जी की पुस्तक के 12 पार्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं। इन 12 पार्ट्स के अंदर 200 से ज्यादा सवालों को हम कवर कर चुके हैं और ये सवाल आपके सीरियल वाइज हैं, जिससे आपको पूरी किताब रिवाइज करने में, एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करने में और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से रिवीजन करने में मदद यहां पर मिल सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।